हेलो। कैपिटल बजटिंग का चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। कैपिटल बजटिंग में सबसे पहला नंबर चीज हम लोग सीखे थे क्या? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कहने का मतलब आपने किसी प्रोजेक्ट में जितना इन्वेस्टमेंट किया था उस प्रोजेक्ट से आपको कितना का रिटर्न मिल रहा है ये कैलकुलेट करना। और वो हम लोग कैलकुलेट करने के बाद इसके दूसरे टूल्स के बारे में बात किए थे जो कि था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड अबाउट मतलब हुआ पे बैक पीरियड मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी मशीनरी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा हमें कम से कम कितना दिन में रिटर्न मिल जाता है, तो हम लोग उसको पे बैक पीरियड कहते हैं। सपोज दैट कि अगर आप बिजनेस के पर्पज से कोई मशीनरी परचेज करते हो और उसमें 5 लाख रुपया पर आप इन्वेस्ट किए हो, कितना 5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए हो और आपका एवरेज 5 लाख आप इन्वेस्ट किए हो, तो 5 लाख एक ही बार में आपको रिकवर नहीं हो जाएगा, उसी साल में रिकवर नहीं होगा, उसको रिकवर होने के लिए आपको टाइम देना होगा। ठीक है, और वो टाइम आपका हो सकता है पहले साल आपका प्रॉफिट आया 1.5 लाख, दूसरे साल होगा प्रॉफिट आया 2 लाख, तीसरे साल हो सकता है प्रॉफिट आया बाकी का मतलब 1.5 लाख 2 लाख 3.5 लाख, तीसरे साल आपका प्रॉफिट आया 1.5 लाख, तो टोटल आप 3 साल में उसका रिटर्न पा जाओगे। ठीक है, तो अगर हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपया का, ये 5 लाख रुपया हमें कम से कम कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड आवर पे बैक पीरियड। आप मान लीजिए कि एवरेज हर साल हम 1,25,000 रुपया का कमाई करते हैं। ऐसा होता नहीं है हर साल हम उतना का ही स्ट्राइक रेट में कमाई करेंगे, उतना ही हम कमाएंगे जितना हम पिछले साल कमाए थे। लेकिन एक बार अज्यूम करिए इस टॉपिक को सीखने के लिए कि एक साल में हम कमाई करते हैं 1,25,000, दूसरे साल भी आपने कमाई किया 1,25,000, तीसरे साल में भी आपका टोटल कैश फ्लो हो गया 1,25,000 और चौथे साल में भी आपका कैश फ्लो हो गया 1,25,000। ठीक है, तो ये 1,25,000 करके अगर कमाई हो रहा है और आपने इन्वेस्ट कितना किया था, तो आप देख लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल, एग्जैक्टली 4 साल में उस मशीनरी का कॉस्ट आप रिकवर कर लिए। इसके आगे जो भी कमाओगे वो आपका फायदा है, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन 5 साल तक आपको 4 साल तक आपको खपाना पड़ा अपने बिजनेस में ताकि आप उस मशीन का उतना पैसा रिकवर कर पाओ जितना आपने इनपुट किया था, इनिशियल आउटले किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। इसी चीज को हम लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। कैपिटल बजटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है ये। हम लोग डिसाइड करेंगे वेदर हम लोग ये मशीन परचेज करेंगे या ये मशीन परचेज करेंगे। अगर दोनों का कंपैरिजन का बात करें, दो मशीन आपके क्वेश्चन में है, तो जिसका पे बैक पीरियड हमको पहले मिलेगा, मतलब जो रिटर्न हमको पहले देगा, वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम लोग के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मशीन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, तो जिसका पीबीपी मतलब पे बैक पीरियड अर्लियर होगा वही होगा एक्सेप्टेबल। समझ आया? तो इसको हम लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। अब पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम लोग एक सम ले लेते हैं। ये सम आप लोग लिख ही लीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत छोटा सा सम है। कंप्यूट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। कंप्यूट द पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट। ईयर ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 साल है। पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। कंप्यूट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सेकेंड लाइन है। फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, सारे अमाउंट्स जो है वो बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स है। तो यहां पर 90 है, ये थाउजेंड्स में अमाउंट्स है, इन थाउजेंड्स। नाइन्टी है पहले साल के एंड में, ये ईयर एंड है। हाँ, पहले साल के एंड में 90 है, दूसरे साल के एंड में 80 है, 70 है, 60 है और 50 है। ये आपका एसेट्स इस तरह से उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है।
उसके बाद लिखा हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 20, 22, 24, 26, 28, 20, 22, 24, 26, 28। हाँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला साल जो है वो खाली आप ईयर एंडिंग कर दीजिए, एंड ऑफ ईयर कर दीजिए, ये ईयर एंड है। ये पहला वाला जो ईयर लिखा है ना, उसके बगल में लिख दीजिए ईयर ऑफ, एंड ऑफ ईयर, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। ईयर एंडिंग लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, समझ आया। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, उसके मशीनरीज का, वो मशीन का, प्रोजेक्ट मींस मशीनरीज, तो वो मशीन का एट द फर्स्ट ईयर के एंड में 90,000 का वैल्यू आ रहा है, आ रहा है। दूसरे साल के एंड में 80,000 का वैल्यू आ रहा है। ऐसे करके देखिएगा तो उसका वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और हर साल एक बराबर अमाउंट से हो रहा है। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है उस मशीनरी का? डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो बताइए, अगर फर्स्ट ईयर के एंड में 90,000 है, सेकेंड ईयर के एंड में 80,000 है, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 0 ईयर्स में, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर में उस मशीन का वैल्यू 1 लाख था। मान सकते हो कि नहीं? उस मशीन का वैल्यू कितना था? 1 लाख था। तभी तो ईयर एंडिंग में अगर 10-10 हजार रुपया का डेप्रिसिएशन होता है तो वो हमारा मशीनरी है 90, फिर हट रहा है 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50। ये इंडिकेट कर रहा है कि हर साल के एंड में मशीन 10,000 से कम हो जा रहा है। इसका मतलब उसमें हम इन्वेस्टमेंट कितना करके रखे हैं। अगर फर्स्ट ईयर के एंड में 90,000 है तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिएगा फर्स्ट ईयर का, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कितना करके रखे हो? 1 लाख रुपया का इनिशियल आउटले है, 1 लाख रुपया का आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, तो वो 1 लाख रुपया आप कितने साल में रिकवर कर पाओगे, उसी चीज के लिए हम लोग पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, हटा देंगे। कंप्यूटेशन स्टेटमेंट टेबल शोइंग पे बैक पीरियड, लिख लीजिए टेबल शोइंग पे बैक पीरियड। पीबीपी, पे बैक पीरियड। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे ईयर, ईयर। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ पैट, यही दिया ना, यहां ईयर एंड लिखिए, ईयर एंड। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईयर क्या है? पहला 1, 2, 3, 4, 5, ये ईयर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले साल का क्या है? बोलो। 20, 22, 24, 26, 28। समझ आया? ये है पैट। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि हर साल मशीन का वैल्यू घट रहा है कि नहीं? हर साल मशीन का वैल्यू घट रहा है, और वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 से, दैट मीन्स 10,000 डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन होता है ना, इन दोनों को ऐड करते हैं तभी हमको कैश इनफ्लो मिलेगा। और ऐड क्यों कराएंगे, ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके नेट प्रॉफिट को अननेसेसरी करता है, मतलब उसमें उसका कोई भी रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन होता है तो आप वो पैसा कहीं आप फेंक नहीं देते हो, वो पैसा आपके पास ही रहता है। बट आप अज्यूम कर लेते हो कि आपके मशीनरी का वैल्यू 10,000 से कम है, तो आपका तो कैश इनफ्लो हो रहा है ना। एग्जैक्टली। तो हम लोग कभी भी कैश इनफ्लो फाइंड आउट करने के लिए पैट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो यहां पर डेप्रिसिएशन हुआ, देख रहे हो, 10, 10, 10, 10 एंड 10। अब हम लोग को निकालना क्या है? कैश इनफ्लो। निकालना क्या है? कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो कैसे निकलता है? कैश इनफ्लो निकलता है ऐसे,
दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। ये 10 और 20 को जोड़कर कितना हो गया 30, 22 और 10 को जोड़कर कितना हो गया 32, ये हो गया 34, ये हो गया 36, ये हो गया कितना 38। समझ आया कैश इनफ्लो का कॉलम। कैश इनफ्लो आ जाने के बाद हम लोग क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, कितना एक्यूमुलेट होकर वो हमारा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है। तो पहले साल आपका कैश इनफ्लो कितना था 30,000, तो पहले साल 30,000 ही रहेगा। क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया 30 प्लस 32, ये वाला जोड़ देंगे तो ये 62 हो गया। फिर 62 प्लस 34 कितना हो गया 96 हो गया ना। फिर 96 प्लस 36 कितना हो गया 132। फिर 132 और 38 170, यही हो गया ना। ये हो गया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ठीक है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ जाने के बाद अब हम लोग का लास्ट जो कॉलम है वो पीरियड के लिए है। कितना टाइम लगा आपको पेबैक पीरियड में, मतलब अपने मशीनरी में जो आप लोग इनिशियल आउटले इन्वेस्टमेंट जो किए थे वो कितना साल बाद आपको रिकवर करके दे दिया पैसा आपके कैश इनफ्लो के परसेंटेज से। तो कैश इनफ्लो पहले साल हो रहा है कितना 30,000, दूसरे साल क्यूमुलेटिव मतलब पूरा पूरा कैश फ्लो कितना आ गया 62, और तीसरे साल 96, और चौथे साल 132, और पांचवें साल 170 का कैश हम लोग कमाए हैं उस प्रोजेक्ट से, कमाए है ना। अब हम लोग को निकालना है पे बैक पीरियड, वो भी बिना फॉर्मूला के। आप कह सकते हो ये शुगर फ्री जैसे मिठाई कहते हैं ना, उसी तरह से फॉर्मूला फ्री सम है। फॉर्मूला नहीं करना है आपको, कोई यूज नहीं करना, नहीं तो वो आपको याद करना होगा फॉर्मूला के लिए। हालांकि फॉर्मूला चीज को इजी बनाता है, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहता तो वो टफ हो जाता है। इसीलिए क्या है इसमें फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है। कितना का इन्वेस्टमेंट आपने किया था 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया था 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर किया था, अब हम यहाँ पे सबको 1000 में लिखे तो इसको भी 100,000 लिखते हैं 100,000। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जहां पर आपका पॉजिटिव में आए आंसर उसको हम लोग को प्लस में लिखना है। जैसे 100 में से क्यूमुलेटिव 30 है ना, माइनस करिए कितना आया फर्क नहीं, आंसर पॉजिटिव में आया क्या, तो यहां पे लिख दीजिए 1। 100 में से 62 माइनस करेंगे, पॉजिटिव में आया क्या, बोल बोल, हाँ तो यहां पे भी लिख देंगे 1। 100 में से 96 माइनस किया, आंसर पॉजिटिव में आया क्या, यहां पर भी लिख देंगे 1। लेकिन यहां पर देखिए 100 में से 132 माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में नहीं आया, मतलब यहीं पे आपको फ्रैक्शनल आंसर निकालना होगा। आया, ये करना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं यहां पे, ये करना नहीं है आपको। 132 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर हमारा आंसर नेगेटिव हो गया। अब आप देख लो 3 साल के एंड तक आप 96,000 रिकवर कर चुके थे, इजंट कर चुके थे। आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, अभी भी आपको कितना का रिकवर करना बाकी है, जितना रिकवर करना बाकी है उसको लिखेंगे ऊपर यहां पर कैलकुलेट करते समय पीरियड में, ठीक है। जितना रिकवर करना बाकी है, मैं फिर बोल रहा हूं जितना रिकवर करना बाकी है, ठीक है। और उस साल का कैश इनफ्लो कितना हुआ था, डिवाइडेड बाई 36,000 कर दीजिए। 4,000 डिवाइडेड बाई 36,000 करिए 0.11 0.11 यही आया ना, 0.11 आया। तो अब आप यहां पर, अब आपको देखना नहीं है आगे का कुछ भी हो ना, उसको नहीं लेना है। अब फ्रैक्शनल आ गया, आपको 4,000 रिकवर कर लिए, मतलब 0.11 पार्ट ऑफ द ईयर में हम लोग अपना 4,000 रिकवर कर लिए।
जितना हमको रिकवर करना बाकी था। तो ये मशीन आपको कितना साल में टोटल रिकवरी दे देता है? 3.11 ईयर्स। तो ये हो गया आपका पे बैक पीरियड और ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? पे बैक पीरियड आ गया, आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पे बैक पीरियड एक अकेला नहीं आता, इसके साथ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी आता है। ये तो नॉर्मली आपका पे बैक पीरियड हुआ, इसके साथ क्या आता है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी आता है। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। वो डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू, वो वाला टेबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है।